सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु में। लास्ट वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चंस का आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो विजेता हैं जिन्होंने जवाब दिया था उनका नाम हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा व्यू देती हूँ कि आप कभी लाइब्रेरी में गए होंगे तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स होती हैं और उन बुक्स में से आपको जब एक बुक चाहिए होती है तो आप जाकर लाइब्रेरियन को ये बोलते हैं कि मुझे इस राइटर की ये बुक चाहिए, और वो अपने रजिस्टर में देखकर आपको बता देते हैं कि उस रैक में ये बुक आपको मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में जब हमारे पास चीज़ें वस्तुएं होती हैं तो उन वस्तुओं का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि जीवों का वर्गीकरण जो है वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व जो है हमने 1.78 मिलियन के बराबर जो है वो जीवों की प्रजातियां खोज ली। अब 1.78 मिलियन यदि जीवों की प्रजातियां खोजी गई तो उन सारों का एक साथ अध्ययन करना मुश्किल था। अब एक साथ अध्ययन करना मुश्किल था तो इनका क्या किया जाए, उनको टुकड़ों में बांटा जाए, या यूं कह सकते हैं कि उनके छोटे छोटे प्रभाग किए जाए। इसी को देखते हुए पहला वर्गीकरण जो आया वो एक ऐतिहासिक वर्गीकरण था। ऐतिहासिक वर्गीकरण में सिर्फ ये बताया गया कि जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो चलते कैसे हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण था। लेकिन जीवों का जो वर्गीकरण और पहला वर्गीकरण जिसे हम वैज्ञानिक वर्गीकरण की संज्ञा देंगे, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो सबसे पहले दिया था वो दिया था अरस्तु ने। जी हाँ, वही अरस्तु जिन्होंने बायोलॉजी की खोज की, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो अरस्तु जो है इन्होंने जीवों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया। अरस्तु ने ये कहा कि जितने भी जीव होंगे, जितने भी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या तो वो होंगे पादप या वो होंगे जीव, या जिन्हें हम कहते हैं जंतु होंगे। अब पहले हम थोड़ा पादपों और जंतुओं के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस में या आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम पादपों की बात करें तो पादप हरे, जो दिखने में हरे भरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पादप कहलाते हैं, जिन्हें ऑटोट्रोफ कहा जाता है। जैसे आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा था कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वही पादप कहलाते हैं। और दूसरी तरफ जीव या जंतु क्या है, वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न नहीं करते हैं और परपोषी होते हैं। तो यहाँ से पादपों और जंतुओं का एक रूट जो है वो निकल कर आ गया। इनका स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, स्वपोषियों का स्वरूप होता है, ये स्वपोषी होते हैं। और जीव जंतु जो है उनका स्वरूप क्या होता है, ये परपोषी होते हैं। जो मुख्य अंतर आपको पादपों और जो जीव है, जंतु जो है, उनमें देखने को मिलेगा तो वो यही मिलेगा कि ये स्वपोषी है और एक परपोषी है। अब इन्होंने ये कह दिया कि पादप होंगे, जंतु होंगे, लेकिन पादपों को भी आगे इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे, वो 3 पार्ट थे, नंबर 1 शाख, उसके बाद नंबर 2 झाड़ी और नंबर 3 वृक्ष। कि जो सदा हरे भरे रहते हैं, जिनका जीवन काल छोटा होता है, वो क्या कहलाएंगे, शाख होंगे। जिनका तना हमेशा ग्रीनरी रहता है वो शाख कहलाएंगे। उसके बाद झाड़ी
वो जो वुडी और ग्रीनरी मतलब जो हरे भरे भी हैं और जिनमें लकड़ी वाला वुड वाला पार्ट भी पाया जाता है वो झाड़ियां कहलाती हैं, जो शाख से थोड़े बड़े होंगे और वृक्षों से थोड़े क्या होंगे, छोटे होंगे। उसके बाद वृक्ष जो होंगे जो सबसे सुपीरियर है, सबसे बड़े हैं, वो क्या होंगे, वृक्ष होंगे। उसके बाद जो जंतु है, जंतुओं का इन्होंने वर्गीकरण जो किया वो दो प्रकार से किया। एक प्रकार से किया रक्त के आधार पर और एक प्रकार से किया गति के आधार पर। अब रक्त के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो वो जीव जिनमें रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं वो जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकंड जिनमें आरबीसी एब्सेंट है। मतलब हम कह सकते हो कि एक आरबीसी पॉजिटिव है और एक आरबीसी नेगेटिव है। अब बात आती है कि इन्होंने दूसरा वर्गीकरण जो है वो गति वाला क्यों दिया, क्योंकि किसी भी जीव में आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये देखने के लिए हमें उसका इंटरनल एनालिसिस मतलब आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो करना पड़ेगा। किसी भी जीव को देखकर हम सीधा नहीं बता सकते कि वो जीव पॉजिटिव आरबीसी है या नेगेटिव आरबीसी है, या उसका ब्लड जो है वो रेड कलर का है या किसी और अन्य कलर का है। तो इन्होंने दूसरी युक्ति निकाली, वो निकाली गति के आधार पर। तो गति के आधार पर इनके हिसाब से जीवों के 3 प्रकार होते हैं। वो जीव जो चलते हैं, वो जीव जो तैरते हैं और वो जीव जो उड़ते हैं, जो कि हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आप जो पढ़ते हो कि वो जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो जो एविस वर्ग में आते हैं, वो जो मैमल्स हैं, ये सारा जो है वो गति के आधार पर दिया गया। अब जब गति के आधार पर वर्गीकरण दे दिया गया तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जो जंतु वैज्ञानिक थे, जो किसी समय अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने अध्ययन के दौरान जो है वो ये देखा कि पादप और जंतुओं का वर्गीकरण तो ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में हमारे पास पादप मिलेंगे और हजारों लाखों की संख्या में ही हमारे पास क्या मिलते हैं, जंतु मिलते हैं। तो इनका एनालिसिस किस प्रकार किया जाएगा। तो एक नए वैज्ञानिक आए थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। महान इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन्होंने 18वीं शताब्दी में ही वो कार्य करके बता दिए थे जिनका उपयोग हम आज तक करते हुए आ रहे हैं। तो सेकंड जो वैज्ञानिक है वो है कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, या यूं कह सकते हो कि इनका जो फर्स्ट स्टेप था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि इन्होंने कैरोलस लीनियस ने ये कहा कि जीवों को भी इन्होंने भी ये कहा कि हम जीवों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो होगा पादपों का और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा जंतुओं का। तो जो पादप है उनको कह दिया प्लांटी और जो जंतु है उनको कह दिया एनिमेलिया। और यही क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें पूछा जाता है कि द्विजगत प्रणाली या द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली के प्रणेता कौन थे, किसने इसको इनिशिएट किया था। तो कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने इनिशिएट किया था द्विजगत प्रणाली को। अब देखो, जब एक वैज्ञानिक कार्य करते हैं तो उस वैज्ञानिक के पक्ष और विपक्ष दोनों बोलने वाले होंगे। आप भी कोई कार्य करोगे तो आपके पक्ष में कोई होंगे और आपके विपक्ष में भी बहुत से होंगे। तो इसी पक्ष और विपक्ष को देखते हुए एक तीसरे वैज्ञानिक खड़े हुए और उन तीसरे वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल ने कहा कि जी मैंने जो है वो एक ऐसे जीवों की खोज कर ली है जो ना तो पादप है और ना ही जंतु है। उनको आप कहाँ रखोगे? यदि आपकी ये द्विजगत प्रणाली सही है तो मेरे द्वारा जो खोजे गए जीव हैं उनका वर्गीकरण या उनका स्थान कहाँ पर रहेगा। अब उनका तीसरे तरीके के जीव थे उन पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम थोड़ा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गए थे। लास्ट वीडियो में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न पूछा था। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया। पहले 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर दिया कुलदीप सांडलिया और बाल विकास अनूपगढ़ से सही आंसर आए।
और भी विजेता हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं, उनके नाम हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा जो नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं उसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। तो नेशनल साइंस डे जो है वो हम सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के आधार पर हमने नेशनल साइंस डे जो है वो मनाना प्रारंभ किया। और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन जो है वो पहले भारतीय और पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एक एडिशनल न्यूज ये कि 1986 में NCSTC नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने भारत सरकार से यह अपील की थी 1986 में कि हम क्या करें, हम मनाएं नेशनल साइंस डे को 28 फरवरी के दिन। और 28 उसके बाद हमने पहला नेशनल साइंस डे जो है वो 1987 को मनाया। यदि मैं इसे थोड़ा करंट एस्पेक्ट से जोड़ूं तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम क्या रही। तो इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम रही थी वुमेन इन साइंस, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी क्या है। आगे हम चलते हैं हमारे अगले वर्गीकरण की तरफ कि द्विजगत प्रणाली जो है वो फेल हो गई, क्योंकि जो अर्नेस्ट हैकेल थे, अर्नेस्ट हैकेल ने कह दिया कि मैंने एक नए तरह के जीवों की खोज कर ली है, तो उन जीवों को आप कहाँ रखोगे। तो कैरोलस लिनियस के पास इसका कोई आंसर नहीं था, हमें मान सकते हैं। इसीलिए अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, अपना एक नया क्लासिफिकेशन जो है वो बनाकर तैयार किया। अब इन्होंने क्या किया कि वो दो तो वही रखे, मतलब वही प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी रखे और एनिमेलिया रखे। प्लांटी वही जिनके अंदर पादप आएंगे, एनिमेलिया वो जिनके अंदर क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। मतलब जितने भी पादप है वो प्लांट में होंगे, जितने भी एनिमल्स हैं आपके वो एनिमल्स किसमें आएंगे, एनिमेलिया में आएंगे। अब तीसरा जो है वो ये बताया, उनको नाम दिया प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकेल जो थे उनके वर्गीकरण का एक भाग था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा वो है जिनमें पादपों के भी गुण हैं और जिनमें एनिमल्स या जीवों के भी गुण हैं। मतलब यूं कह सकते हो कि इन दोनों के बीच की योजक कड़ी, प्लांटी और एनिमेलिया को जोड़ने वाली जो योजक कड़ी है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। मतलब वो परिस्थिति के अनुसार स्वपोषण भी करते हैं और वो परिस्थिति के अनुसार परपोषण भी करते हैं। दोनों की दोनों क्रियाएं जो है वो इसमें मिलती है आपको। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम का कि वो कौन सा जीव है जो पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी कहलाती है। ये आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में लिखना है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि एक बार लिखने के बाद आपको वो चीज़ याद हो जाए, वो फिक्स हो जाए आपकी मेमोरी में। तो प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी, जिनमें प्लांट और एनिमल इन दोनों के गुण हमें देखने को मिल जाते हैं। और वो प्रोटिस्टा कौन सा है, आपको इन दोनों की योजक कड़ी कौन सी बनती है ये आपको बतानी है। अब अर्नेस्ट हैकेल ने ये कह दिया कि हाँ भाई मैंने 3 जगत बना दिए, 3 किंगडम बना दिए। तो जो कैरोलस लिनियस ने उन्होंने द्विजगत दिया, तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया, इन्होंने दिया त्रिजगत प्रणाली, ट्राई किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दी। अब वही बात कि इनके पक्ष और विपक्ष दोनों आएंगे। पक्ष जो थे वो तो इससे सहमत थे, और जो विपक्ष थे, विपक्ष ने ये कहा कि नहीं, अब मैंने जो है वो एक नए तरीके के जीव खोज लिए हैं, उनको आप कहाँ रखोगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आपने अमीबा का नाम सुना होगा और आपने ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा। तो जो अगले आपके वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक है कॉपलैंड, और कॉपलैंड ने
यही एक उदाहरण प्रस्तुत करके ये बताया था कि आप इनको कहाँ डालोगे। जैसे कॉपलैंड ने क्या कहा, कॉपलैंड ने ये कहा कि मेरे पास दो एग्जाम्पल है, जैसे एक तो ये अमीबा और दूसरा जो है वो मेरे पास है बीजीए, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कहा कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है, इसमें केंद्रक है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है और इसमें केंद्रक है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक कोशिकीय ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक कोशिकीय ही है, लेकिन इसमें केंद्रक के स्थान पर क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। तो अब वो जीव जिनमें केंद्रिका पाई जाती है उनको आप कहां पर रखोगे। मतलब अब जब अर्नेस्ट हिकल जो थे उन्होंने लीनियस से क्वेश्चन किया था, तो कॉपलैंड ने जो है वो हिकल से क्वेश्चन किया कि जिनमें न्यूक्लियोइड है, जिनमें केंद्रिका है, उन जीवों को आप कहां रखोगे। तो अब हिकल की जो त्रिजगत प्रणाली थी वो फेल हो गई। अब कॉपलैंड की जो है वो आती है चतुर्जगत प्रणाली। मतलब इन्होंने एक केंद्र की एक कोशिकीय जो जीव थे उनको अलग कर दिया और जो केंद्रिका वाले थे उनको अलग कर दिया और एक नया किंगडम जो है वो बना दिया, चतुर्जगत प्रणाली। कॉपलैंड की चतुर्जगत प्रणाली, और इन्होंने क्या कर दिए, अब 4 पार्ट बना दिए। अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े थे कि या तो प्लांटी होगा या एनिमेलिया होगा या प्रोटिस्टा होगा। अब इन्होंने चौथा जगत जो है वो बनाया मोनेरा का, और बाकी 3 वैसे के वैसे ही रहेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमेलिया। प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं, वो जो प्लांटी और एनिमेलिया के बीच का है। प्लांटी जो वास्तव में क्या है, पादप है। एनिमेलिया क्या है, वो एनिमल्स हैं, वो जंतु हैं। प्रोटिस्टा इनके बीच की है, जिनमें जंतु और पादप दोनों के गुण संचित होते हैं। तो फिर मोनेरा क्या है, तो मोनेरा जो होंगे आपके वो सूक्ष्म जीव, जैसे आप बैक्टीरिया की बात करते हो, सूक्ष्म जीव, और उस सूक्ष्म जीव में आप बैक्टीरिया की बात करते हो, वो बैक्टीरिया जो आएंगे वो किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्जगत प्रणाली मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जब ये विश्वास होने लगा कि ये चतुर्जगत प्रणाली जो है वो सही है, फिर एक वैज्ञानिक जो थे उनकी एंट्री हुई, वो थे R.H. विटेकर। और R.H. विटेकर जो थे उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण था वो प्रत्येक लेवल पर पढ़ा जाता है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 11th-12th पढ़ रहे हो, चाहे आप यूजीपीसी में हो, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिस्क्राइबली बताया जाता है। R.H. विटेकर जो थे, जिन्हें हम विटेकर कहते हैं, विटेकर ने 1969 में अपना एक नया क्लासिफिकेशन दिया। अब इनके क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कुछ नई चीज आई है तो उसके पीछे का रीजन तो होना चाहिए। रीजन ये था कि इससे पहले जैसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था, माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हो गया था तब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, और जब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था तो हमने ये बता दिया था कि जो कोशिका भित्ति है वो या तो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होगी, अमीनो एसिड्स की बनी होगी, कुछ जीव पादप होंगे उनकी किसकी बनी होगी, उनकी सेल्यूलोज की बनी होगी। लेकिन R.H. विटेकर ने कहा कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होकर किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो उनको आप कौन से वर्ग में रखोगे। तो अब R.H. विटेकर ने क्या किया, 5वां वर्ग बना दिया और पंच जगत प्रणाली का आविष्कार कर दिया। पंच जगत प्रणाली जो है उसकी खोज हुई, और R.H. विटेकर के बारे में यही पूछा जाता है कि पंच जगत प्रणाली के जो प्रतिपादनकर्ता थे वो कौन थे, तो वो विटेकर थे। अब जैसे विटेकर है तो इन्होंने 4 चीजें तो वही रखी जो आप पढ़ रहे थे, अभी तक आपने पढ़ी है। नंबर फर्स्ट मोनेरा,
जिसमें आपके क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। नंबर सेकंड आपने जो पढ़ा वो ये पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में। उसके बाद अभी मैं पांचवा जो है वो छोड़ती हूँ। यहाँ पर आपने प्लांटी और यहाँ पर आपने एनिमल। तो आर.एच. विटेकर ने जो नया ग्रुप बनाया उस ग्रुप को नाम दिया गया कवक, या जिसे आप फंगी बोलते हो। फंगी या फंजाई या फफूंद जो है वो इनका पांचवा ग्रुप था। तो अब यहाँ पर जाकर हमारे जीवों का वर्गीकरण जो है वो पूर्ण हो जाएगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 वर्ग बन गए। अब इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि सभी जीवों का उनके जीव संगठन के आधार पर, उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर, उनके केंद्रक के आधार पर, उनके जीव जगत के आधार पर वर्गीकरण हो चुका था। जैसे आप मोनेरा की बात करोगे तो मोनेरा जो है जिनमें न्यूक्लियोइड होते हैं जो एक कोशिकीय हैं। प्रोटिस्टा की बात करोगे तो उसके अंदर वो जो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब खुद का भोजन बना भी सकते हैं और आश्रित भी हो सकते हैं। उसके बाद कवक या फंगी, जो फंजाई है, जो फंगी जो है वो हो गए जिनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और ये ध्यान रखना, कवक हमेशा या तो परपोषी होंगे या फिर मृतपोषी होंगे। जैसे आपका पोषण का एक टॉपिक बनता है तो पोषण में ये चीजें काम आती हैं कि कवक जो है वो या तो परपोषी होंगे या मृतपोषी होंगे। उसके बाद प्लांटी, जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो आपके हर्ब्स हैं, चाहे श्रुब है, चाहे वृक्ष ट्रीज हैं, वो आते हैं। और उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया जो है उसके अंदर आपके सारे जीव आ जाएंगे, बड़े छोटे जितने भी जीव होंगे वो आपके प्लांटी में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने पंचजगत प्रणाली के तक पढ़ लिया, पंचजगत प्रणाली हो गई। अब वापस जो है वो एंट्री होती है कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस जिन्होंने जीव जगत प्रणाली दी थी, जिन्होंने ये बताया था कि हम प्लांटी और जो एनिमेलिया है उनको लेकर चलते हैं, और वही आगे तक विटेकर ने भी काम लिया। तो इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा परिवर्तित कर दिया कि जब वर्गीकरण जो है उस वर्गीकरण का आगे क्या उपयोग हो सकता है या इसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो सोचा। यूं कह सकते हो कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने सोच लिया था। 1758 जो है उसी टाइम कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। और जब विस्तृत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया तब इन्होंने ये कहा कि ये जो वर्गीकरण होगा उस वर्गीकरण को आप छोटे भागों में विभाजित कीजिए, और इन छोटे भागों को आप कहोगे सहवर्ग। सहवर्ग शायद हिंदी में अलग लगेगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं टैक्सोन। और टैक्सोन के बारे में बहुत बार हम सुन लेते हैं कि टैक्सोन क्या है। तो सहवर्ग क्या है, वर्गीकरण की छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं वो क्या कहलाती है, टैक्सोन कहलाती है। टैक्सोन या सहवर्ग में कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 7 स्टेप बताए। 7 स्टेप में सबसे पहले जो है वो आपके आता है किंगडम, या जिसे आप कहते हो जगत। किंगडम के बाद में जो है वो आपके आता है फाइलम। क्या है फाइलम के बाद में, फाइल किंगडम जिसे कहा जाता है जगत, फाइलम जिसे कहा जाता है संघ, फाइलम के बाद में आपकी आती है क्लास जिसे कहा जाता है वर्ग, और क्लास के बाद जो है वो आपकी आती है फैमिली। फैमिली जिसे कहा जाता है क्लास के बाद आता है ऑर्डर जिसे कहा जाता है गण, और उसके बाद ऑर्डर के बाद जो है वो आपके आती है फैमिली जिसे कहा जाता है कुल, और कुल के बाद जो है वो आपके आएगा जीनस, और जीनस जिसे कहा जाता है वंश, और वंश के बाद जो है वो आपके आती है स्पीशीज या जाति। मतलब एक्स्ट्रा एडवांस थिंकिंग थी कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने ये कहा कि कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, उस जीव का यदि एक पर्टिकुलर जीव का हमें वर्गीकरण करना है तो उस पर्टिकुलर जीव का वर्गीकरण करने के लिए हमें 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो विटेकर थे या कॉपलैंड थे या अर्नेस्ट हैकेल थे, इन्होंने मोटे तौर पर वर्गीकरण किया,
लेकिन कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इनका वर्गीकरण मतलब जीवों के नामकरण का, या यूं कह सकते हो एक जीव का जो वर्गीकरण है वो बहुत डिस्क्राइबली, या यूं कह सकते हो बिल्कुल रूट से इन्होंने वर्गीकरण कर दिया था। अब उसके बाद इन्होंने वर्गीकरण के साथ साथ जो है वो एक पद्धति दी किसी भी स्पीशीज के नामकरण की। जैसे कोई भी मनुष्य है वो जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसका नामकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे ही यदि कोई जीव है तो उस जीव का हमें नामकरण भी करना होगा। तो वैज्ञानिक नामकरण पद्धति जो है, जो इस वर्गीकरण का ही एक भाग है, वैज्ञानिक नामकरण पद्धति, और ये नामकरण पद्धति जो है वो दी थी कैरोलस लीनियस ने ही। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। अब इनकी जो वर्गीकरण पद्धति थी उसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति क्यों कहा, इन्होंने कहा कि हम दो नाम नहीं देते, हम एक ही नाम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो वंश को बताता है, दूसरा भाग जो जाति या किसी स्पीशीज को बताता है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि यदि आप चाहो तो आगे वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ सकते हो, जिस वैज्ञानिक ने वो नाम दिया हो उसे जोड़ सकते हो। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने ये सुना होगा कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम बनता है या मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम बनता है उसे हम कहते हैं होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस जो है, अब ये जो होमो है ये इसका क्या है, जीनस है, और सेपियंस जो है वो इसकी क्या है, स्पीशीज है। और इसके आगे यदि आप लिन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट। मतलब लीनियस के खुद का नाम जो है वही था, वैज्ञानिक का नाम जो है वही लिन को बताता है। तो ये नामकरण पद्धति थी। अब नामकरण पद्धति थी तो उसके कुछ रूल्स थे। रूल्स क्या थे, 3 नियम आपको मुख्य तौर पर याद रखने हैं। पहला नियम तो ये कि जितने भी नाम लिखे जाएंगे वो नाम ग्रीक या लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे। तो पहले जो शर्त है वो क्या है कि क्या होने चाहिए, ग्रीक वर्ड्स होने चाहिए। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त ये है कि उन्हें तिरछे या इसे कहा जाता है इटैलिक वर्ड्स में लिखा जाए। अब इटैलिक वर्ड्स लिखना जो है वो हर किसी के बस में नहीं था, तो इन्होंने ये कहा कि यदि आप इटैलिक वर्ड्स नहीं लिख सकते तो आप क्या कर दीजिए, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मैंने होमो सेपियंस लिखा था तो मैंने भी उसे नहीं किया था, तो ये रूल्स थे कि वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मान लो अब यदि आप होमो सेपियंस लिखते हो तो इसे अंडरलाइन किया, और ये सेपियंस इसको भी अंडरलाइन किया। तो पहली चीज की ग्रीक या इटैलिक वर्ड्स तो ये, और फिर तिरछे वर्ड में नहीं लिखा जाता तो उसे अंडरलाइन कर दो। उसके बाद एक शर्त ये भी थी कि वंश का नाम जो है वो तो लिखा जाएगा पहले, मतलब जीनस जो है उसकी प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट रहेगी, और जो स्पीशीज है उसकी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। जीनस जो है उसे आप हमेशा बड़े अक्षरों में लिखोगे, और जो स्पीशीज है उसे आप जो है वो क्या लिखोगे, छोटे अक्षरों में लिखोगे। तो ये टर्म्स थी वैज्ञानिक नामकरण पद्धति या द्विनाम पद्धति के आधार की, और इसी पे बेसिस जो है हम किसी भी जीव का, किसी भी पादप का नामकरण करते हैं। और ये देने के पीछे का कारण क्या था, कारण ये था कि जैसे आपका एक फिक्स नाम है, कि जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे मैंने अभी नाम लिया, कुलदीप का नाम लिया, तो कुलदीप जो है वो अपने पूरे परिवार में उसी नाम से जाना जाता है, चाहे वो कहीं पर भी जाए तो वो उसी नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार कोई भी यदि जीव है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो गाय है, तो उसे क्या किया जाए,
पूरी पृथ्वी पर, पूरे जगत में जो है वो एक ही नाम से जाना जाए, और वो नाम जो है उसे हमने क्या कर दिया, उसे हमने वैज्ञानिक नामकरण पद्धति या द्विनाम पद्धति के आधार पर बना दिया। अब आपके लिए एक काम और है, एक सेकेंड होमवर्क जो है वो ये कि आपको ये 4 नाम, ये सिर्फ होमवर्क है आपका, कि आपको गेहूं का, देख लीजिएगा, गेहूं का, मक्के का, गाय का और ऊंट का। ऊंट का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लास्ट जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ऊंट का जूलॉजिकल नेम पूछा गया था कि ऊंट का जूलॉजिकल नेम क्या है, और गेहूं का मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो ये जो 4 नेम है ये आपको पढ़ने हैं, या यूं कह दूं कि याद करने हैं। अब हमारा जो वर्गीकरण है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम वापस हमारे उस टर्न की ओर आते हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने 2 विद्यार्थियों के नाम जो है वो बता दिए थे। बाकी जो विद्यार्थी हैं उनमें प्रिंसेस रीना, आयशा कुरैशी और जसवीर रुमाना, इन्होंने भी जो क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर दिए। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एक क्वेश्चन का ही आंसर दिया, तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि जो मदर ऑफ साइंस कौन है, तो मदर ऑफ साइंस जो है वो है जियोग्राफी। जी हाँ, जियोग्राफी, जिसे आप भूगोल कहते हो, वो भूगोल जो है वो साइंस की मदर है। उसके बाद सेकंड चीज ये कि भूगोल जो है उसके बाद सेकंड चीज ये कि क्वीन ऑफ साइंस कौन है, तो क्वीन ऑफ साइंस जो है वो मैथ्स है। अब आज के आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वायरस के खोजकर्ता कौन थे, क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रहा है वायरस, तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस के खोजकर्ता कौन थे। और बाकी वापस वही कहूंगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।